नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ ये है कि 4 जुलाई यानी कि कल के दिन अल्लूरी सीताराम राजू की 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। और इसी दिन पीएम मोदी के द्वारा आंध्र प्रदेश के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, उनकी 30 फीट ऊंची एक स्टैचू को अनवील किया गया है। अब ये जो पर्टिकुलर स्टैचू है ये पूरा का पूरा प्योरली ब्रॉन्ज से बना हुआ है। अब इस स्टैचू को अनवील किया गया है अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये पूरा का पूरा मामला क्या है दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू कौन है, कहाँ से बिलोंग करते थे और भारत की आज़ादी में इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे रैंपा रिवेलियन के बारे में, ये क्या था, क्यों ये स्टार्ट हुआ और इसमें क्या क्या घटनाएं घटी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। तो दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू एक महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम के, और साउथ इंडिया के अंदर ये एक महत्वपूर्ण लीडर का काम करते थे। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का कड़ा विरोध किया था साउथ इंडिया के अंदर, और कई सारी बैटल्स भी उनके खिलाफ इन्होंने लड़ी थी। तो दोस्तों इनके बारे में ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करी जाती है क्योंकि इनके बारे में लोग ज़्यादातर सुनते नहीं हैं, ज़्यादा बात नहीं करी जाती है। इन्हें वन ऑफ द अनसंग हीरो कहा जाता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम का। तो दोस्तों इनके जन्म से स्टार्ट करते हुए हम जानते हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो कि उस समय पर मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। 4 जुलाई 1897 को इनका जन्म हुआ था। अल्लूरी वेंकट राम राजू और सूर्य नारायण नम्मा इनके माता पिता थे। तो ये बचपन से ही सन्यासी टाइप के व्यक्ति थे। और उस समय पर लोग क्या सोचते थे, अक्सर जो ट्राइबल पीपल्स होते थे उनका सोचना ये था कि हमारे साथ जो भी गलत हो रहा है, जो भी हमारी कंडीशंस हैं, वो हमारे भाग्य के कारण है, हमारे भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है और भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, और जब उनकी इच्छा होगी तब हमारे साथ में भी अच्छा होगा। लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू का सोचना कुछ और था। वो ये सोचते थे कि हमारी जो कंडीशंस हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की खराब पॉलिसीज़ के कारण से हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमारे भाग्य में ऐसा लिख दिया है। इन्होंने कहा कि जो हमारी कंडीशंस आज के समय है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण है। तो उन्होंने उनके खिलाफ लोगों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी। 18 साल की उम्र में इन्होंने ये सन्यासी बन गए। इसके बाद दोस्तों इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम। तो दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू बचपन से ही जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर घूमा करते थे और ट्राइबल पीपल्स के साथ में घुला मिला करते थे। तो जो ट्राइबल लोग थे उन्हें एक मिस्टेक समझने लगे थे, उन्हें समझने लगे थे कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें इस ह्यूमिलेटिंग एग्जिस्टेंस से निकालेंगे, मतलब कि हमारी जो कंडीशंस है उनसे बाहर निकालेगा और हमारा भला करेगा। तो इस तरह से लोग इनके बारे में समझने लगे थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सोचते थे कि हमारी जो कंडीशन है वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ के कारण है, ना कि हमारे भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब इनिशियली जब ये गांधी जी के संपर्क में आए तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्ट लिया। साउथ इंडिया के अंदर कई सारी चीज़ों का बॉयकॉट किया। इन्होंने कॉलोनियल कोड्स को बॉयकॉट कर दिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे, उन कोड्स को इन्होंने बॉयकॉट किया और लोकल पंचायत पर भरोसा किया। वहाँ पर इन्होंने अपने कई सारे जो केसेस होते थे वो लोकल पंचायत में ही सुलझा लिया करते थे। उस समय पर गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था, तो उन्होंने भी पूरे इंडिया के अंदर एक तरह से विरोध की भावना को फैला दिया था और वहाँ पर लोग बॉयकॉट करने लगे थे ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश सामानों का, और इस तरह से ब्रिटिश ऑफिसेस का भी बॉयकॉट करने लगे थे। स्टूडेंट्स के द्वारा स्कूलों को छोड़ दिया गया था। इसके अलावा जो लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट में जाना छोड़ दिया था। तो कई सारे लोग बॉयकॉट कर रहे थे और इसी जो लहर चल रही थी इसी को इन्होंने साउथ इंडिया में बरकरार रखा था। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने इसका इस्तेमाल किया ट्राइबल लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए उन्होंने इस पर्टिकुलर मूवमेंट का इस्तेमाल किया। तो अब जान लेते हैं रैंपा रिवेलियन क्या है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ ला रही थी जो इनके फेवर में नहीं थी, जो इनके खिलाफ थी। तो इसी में एक और इन्होंने पॉलिसी लाई, एक इन्होंने एक्ट पास किया, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट इन 1882। तो 1882 में इन्होंने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को पास किया। अब इस एक्ट के अंदर क्या था, इस एक्ट के अंदर इन्हें जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, ये जो पर्टिकुलर लोग थे इस ट्राइब के, ये लोग क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे, जिसे पोडू कल्टीवेशन भी कहा जाता था। तो इस कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया, जिससे कि ये अपनी जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको बंद करना पड़ा और उन्हें फोर्स किया गया कई सारी ऐसी क्रॉप्स को उगाने के लिए जो कि उनके द्वारा बताई जा रही थी। जैसे कि हम एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ
उस समय पर इंडिगो की खेती काफ़ी ज़्यादा करवाई जाती थी। वहाँ के जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, जो ज़मींदार हुआ करते थे, उनके द्वारा जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनसे इंडिगो की खेती करवाई जाती थी। अब इंडिगो की खेती करने में नुकसान ये था कि ये जो फसल होती है, इसको खाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका सीधा सीधा एक्सपोर्ट करती थी और लाभ कमाती थी, लेकिन फार्मर्स को उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता था, जिसके कारण से इन्होंने विद्रोह किया। और इसके अलावा कई सारे इन पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए। इन्हें फॉरेस्ट के अंदर घूमने में, इन्हें फॉरेस्ट में जाने में, कई सारे एरियाज़ के अंदर मूवमेंट करने पर इनका बैन लगा दिया गया और यहाँ पर इनके खिलाफ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जिसके कारण से इन्होंने रैम्पा रेवोल्यूशन करना स्टार्ट किया। अब रैम्पा रेवोल्यूशन या फिर हम कहें मान्यम रेवोल्यूशन, ये स्टार्ट हुई 1922 से 1924 तक ये चली। विशाखापट्टनम गोदावरी एजेंसी एरिया के अंदर, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर ही आता है। उस समय पर ये मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। तो वहाँ पर ये रैम्पा रेवोल्यूशन हुई, जिसके एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू। अब इन्होंने कई सारी ट्रेडिशनल वेपनरीज का इस्तेमाल किया, जैसे कि बोर एंड एडो, इन्होंने धनुष बाण का इस्तेमाल किया। इसके अलावा विसेल बजाना और ड्रम को पीटना, इन्होंने इन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए। सीटियाँ बजाना और ड्रम बजाना, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल इन्होंने किया और इन्होंने ट्राइबल्स को इकट्ठा किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ भड़काया उन्हें और उनके खिलाफ विद्रोह करने को उन्हें प्रेरित किया। अब गुरिल्ला वॉरफेयर में ये एकदम प्रवीण थे। अब गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? तो दोस्तों, गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है कि छुपकर हमला करना। एक बार हमला करना, उसके बाद भाग जाना, कहीं पर छिप जाना, उसके बाद फिर से निकलना, फिर से हमला करना। इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल इन्होंने किया था, क्योंकि ये बचपन से ही जंगलों में घूमा करते थे, तो जंगली इलाके से ये काफ़ी ज़्यादा परिचित थे। वहाँ पर इन्हें अच्छी तरह से पता था कहाँ पर छुपना है, कहाँ से निकलना है और कहाँ पर हमला करके भाग जाना है। इसके अलावा इन्होंने कई सारी ट्राइबल टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल किया और जो ब्रिटिश फोर्सेस थी, उनके हृदय में इन्होंने डर फैला दिया, एक तरह से आतंक मचा दिया। और इसके अलावा दोस्तों, इन्हें हीरो ऑफ जंगल कहा जाता है। मान्यम वीरुडू, जो कि इन्हें साउथ इंडियन लैंग्वेज में कहा जाता है, तो हीरो ऑफ जंगल की उपाधि इन्हें दी गई थी। अब इसके बाद बात करें इनकी डेथ कैसे हुई, तो दोस्तों 2 साल के एफर्ट्स के बाद फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें चिंत्रापल्ली के जंगलों के अंदर पकड़ लिया और वहाँ पर पकड़कर एक ट्री से बांधकर इन्हें गोली मार दी गई। तो इस तरह से इनकी डेथ हुई और 7 मई 1924 को ये इनकी डेथ हुई थी, कोयरू नाम के एक विलेज के अंदर। यहाँ पर इन्हें मारा गया था। तो 27 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी और एक बेहतरीन करियर इनका रहा। हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे, एक इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी थे भारत की स्वतंत्रता संग्राम के, और अपनी मदरलैंड के लिए इन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। अब आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, तो इनके सम्मान में कुछ चीज़ें भी यहाँ पर चलाई गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पोस्टल स्टाम्प इन्हें ऑनर देने के लिए चलाया गया था। इसके अलावा दोस्तों, और भी कई सारी चीज़ें इनके सम्मान में करी गई थी। तो यहाँ पर आप उस पोस्टल स्टाम्प की फ़ोटो देख सकते हैं, जो कि इनके सम्मान में चलाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों, रिसेंटली आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा कुछ नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे और इनमें से एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा भी था जिसका नाम अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन है, जो कि विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट किया गया था। ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, रिसेंटली जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कल के दिन ही एक 30 फीट ऊंची ब्रॉन्ज की स्टैचू इस्टेब्लिश करी गई है अल्लूरी सीताराम राजू की, उनके 125th बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर पेडा अमीरम विलेज में, जो भीमरावन में स्थित है और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, एवरी ईयर क्या होता है, आंध्र प्रदेश के अंदर इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए एक स्टेट फेस्टिवल रखा जाता है। 4 जुलाई के दिन इनके बर्थ होता है और उसी के दिन इनके सम्मान में एक स्टेट फेस्टिवल रखा जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखने लायक हैं, वो भी मैंने वीडियो में बताई दी हैं। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे और फ्री क्विज़ मिलेंगी, जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, ग्रुप डी के बैचेस हैं, यहाँ पर इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जीएस और साइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, मात्र 399 रुपये में। तो इन सभी को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपका कोई डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिया है, वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इनके जो डाउट्स हैं वो सॉल्यूशन पा सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, डिटेल्ड पीडीएफ मिलेंगे और फ्री प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। साथ में आपको स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी, जिससे कि आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर बना पाएंगे। इसके अलावा आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग एमजेटी करंट अफेयर्स एंड जीके ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर भी आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो मिलेंगी और फ्री क्विजेज मिलेंगी, फ्री पीडीएफ्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इन सारी चीज़ों का फ़ायदा आप उठा पाएंगे बाय डाउनलोडिंग आवर ऐप।
तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।